हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृतिका बीएलएलबी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एलएलबी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 जून से एलएलबी और बीएलएलबी इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें ये जो आपका जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का पेपर है वो 5 जून को लगा है। वैसे समय थोड़ा कम है, तो आपके समय को देखते हुए आज की जो वीडियो है मैंने बनाई है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है, और आपके 2025 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और आपका जो 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व किया है। उसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे हम समय मिला तो उसको डिस्कस भी करेंगे, अगर नहीं समय मिला तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, सॉरी पेपर तो नहीं, उसका सोल्यूशन जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और पेपर भी अगर प्रीवियस ईयर के देखने हो तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हो पिछले 3-4 साल के पेपर, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन जो है 2025 में पूछे जाएंगे। वैसे आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत मैंने ऑलरेडी कर ली है। आपको बस सिर्फ इस वीडियो को देखना है और जो मैं आपको बोलती जाऊं बस उतना करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है और सब लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा होगा ऑलरेडी। नहीं ज्वाइन किया है तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ वगैरह आपको सारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, ठीक है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ होते हैं, कभी समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो डायरेक्ट मैं टेलीग्राम में ही आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, ठीक। और इसके बाद अभी ये रिसेंट में अपना व्हाट्सएप चैनल जो है क्रिएट हुआ है, तो इसको भी आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डेली रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग स्कैन कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दी गई है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। एक आपका ग्रामर सेक्शन, दूसरा ट्रांसलेशन, तीसरा लीगल टर्मिनोलॉजी एंड लैटिन टर्म्स, और चौथा जो है लीगल राइटिंग सेक्शन। अब जैसे बात करें ग्रामर सेक्शन में, जैसे प्रेपोजिशन है, ये आपका सिर्फ 4 नंबर का पूछा जाता है और ये कंपलसरी आता ही आता है। वॉइस में 4 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, जिसमें 4 सेंटेंस दिए गए होते हैं और उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। बाकी कभी कभी आपसे जो है वॉइस की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन बताइए एग्जांपल के साथ, वो भी 4 नंबर के, ठीक है। मतलब ये तो डेफिनेशन पूछी जाएगी और या तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नरेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर के 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। टेंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इसमें आपकी 15 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। टेंस क्या है उसको, उसके पार्ट आपको बताने हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा 15 नंबर में इसको डिफाइन करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना होगा बिना उनका सेंस चेंज किए। पार्ट ऑफ स्पीच में 15 नंबर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना होगा। कॉमन एरर में कभी जो है 4 नंबर का आ जाता है, जिनमें आपको एरर फाइंड करनी होती है, जैसे कि आर्टिकल से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके से पंक्चुएशन से रिलेटेड मिस्टेक फाइंड करनी होती, या फिर जो है आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा इससे लिखने के लिए, मतलब कॉमन एरर की डेफिनेशन लिखने के लिए। और सिनोनिम्स, इंटोनिम्स कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, 4 नंबर में। अब ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, मतलब इनको पढ़ना ही पड़ेगा और इनको कुछ भी हो इनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना फिर अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 4 नंबर चले जाएंगे। और इसके बाद ट्रांसलेशन में, जिसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, जिसमें लीगल या फिर कोई जनरल पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिसमें कि 4 नंबर का भी होता है और एक 15 नंबर का भी ट्रांसलेशन दिया जाता है। और इसके बाद लीगल टर्मिनोलॉजी और लैटिन टर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको कोई लीगल टर्म दे दिया जाएगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा 4 नंबर का, जैसे बेल
वर्ड जो है ये दे दिया जाएगा। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है, या फिर आपको जो है लैटिन टर्म पूछ ले जाए, जैसे कि ये लैटिन टर्म, लेकिन जो है कम से कम 3 जो है आपको लैटिन टर्म पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे, यानी लगभग 12 नंबर के जो है आपसे लैटिन टर्म्स और मैक्सिम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी कंपलसरी में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है लीगल राइटिंग की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि आपसे ऐसे पूछा जाता है, कोई 2 ऐसे के टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसमें आपको कोई एक ऐसे करना है। लेटर या एप्लीकेशन में एक कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, एक क्रिटिकल नोट लिखने के लिए आ जाएगा। और डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने टॉपिक्स आपको ऊपर बताया, ये पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, कॉमन एरर, या फिर लैटिन फ्रेज क्या है, ऐसे करके डेफिनेशन पूछी जाती है। लीगल लैंग्वेज क्या है, और आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज की प्रोविजन है, ऐसे करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका मेन सिलेबस, बस यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यही आपको तैयार करने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है, क्या हमें पढ़ना क्या है 2025 के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इसमें आपसे क्वेश्चन मतलब दे दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना होगा। जैसे क्वेश्चन है, वी आर डैश द वे टू योर होम। अब इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, अगर ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें मतलब कौन सा प्रीपोजिशन है जो करेक्ट यूज होगा। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ऑन, वी आर ऑन द वे टू योर होम। नेक्स्ट है जैसे कि ही ऑलवेज ब्रशेस हिज टीथ, अब डैश नाइट। अब इसमें क्या फिल करेंगे, तो अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, तो जब कोई फिक्स टाइम होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एट, जैसे एट नाइट, एट 7 o'clock, एट 10 o'clock, ऐसे करके जो फिक्स टाइम होते हैं वहां पे हम लोग एट का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इन का यूज पता होना चाहिए आपको, कब इन लगाते हैं, इनटू कब लगाते हैं, बाई कब लगाते हैं, टू और विद, फ्रॉम, ठीक है। जैसे आपका आफ्टर हो गया, आफ्टर कब यूज होता है, बिफोर कब यूज होता है, ओवर, अबव, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्लियर आपको पढ़ना है। अब इसके बाद एक्टिव पैसिव में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी सिंपल ही होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन बस एक्टिव पैसिव के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बना पाओगे एक्टिव से पैसिव। इसका रूल होता है, जैसे एक्टिव में कोई सेंटेंस होता है तो कैसे लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर जो है वर्ब लिखी होती है, और यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, इस तरीके से कुछ होता है आपका एक्टिव, और बाद में फुल स्टॉप। लेकिन जो है जब पैसिव में बनाते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ये बन जाता है सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट होता है ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। कैसे बन जाता है, जैसे अगर इस वाले सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द न्यूज़पेपर, ठीक है, द न्यूज़पेपर लिखेंगे। अब पहले तो हमें तो टेंस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर टेंस नहीं पहचानना आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे। अब ये सेंटेंस पहले देखो कि किस टेंस में है। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यहाँ पर रीड में एस लगा हुआ है, और हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव है, तो वहां पे फिर वर्ब में एस या ई एस लगता है, और वो भी कब लगता है, जब यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है ही रीड्स द न्यूज़पेपर, तो हमें पता चल गया कि इंडेफिनिट है, तो अब ये किस में बनेगा, जाके कंटिन्यूअस में बनेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या बनाएंगे, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हम इसमें इज लगा देंगे, फिर इसमें हमें वर्ब लिखनी होती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म यही रहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे द न्यूज़पेपर इज रेड बाई, ही का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, ठीक है। तो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम पैसिव में चेंज करते हैं। बस आपको टेंसेस याद रखने हैं, और इसके बाद लोग रूल याद रखना है पैसिवाइज बनाने का। क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब लिखते हैं, वो भी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और इसके बाद बाई लिखते हैं, फिर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका जो है सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरीके से आपको जो है पैसिवाइज में चेंज करने हैं। और कुछ और बातें हैं जो याद रखना, जैसे कि एक्टिवाइज सेंटेंस आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो इनका जो है पैसिव नहीं चेंज होता है।
और अब आप लोगों को क्या करना है, पैसिवाइज बनाने के लिए पहले तो टेंस पढ़ लो जा करके और उनकी थर्ड फॉर्म याद कर लो, ठीक है। क्योंकि थर्ड फॉर्म बनानी, मतलब जब आप पैसिवाइज में बनाते हो तो थर्ड फॉर्म लिखना होता है वर्ब की। तो अगर आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं होंगी तब भी आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अब इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करने के लिए सेंटेंस आता है तो उसमें क्या करना होता है। अब ये भी 4 नंबर पक्के हैं, मतलब ये 4 सेंटेंस तो आने ही आने हैं इससे। तो अब इनको भी पढ़ लेते हैं, तैयार कर लो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्या इनका रोल होता है। वैसे ये जो टॉपिक है 4-5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप 2 सेंटेंस देख रहे हो, एक में लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर यू कमिंग विद अस, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, फिर लिखा है ही आस्क्ड मी। दूसरा जो सेंटेंस लिखा है इसमें पहले लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट सीन मैरी। तो ये दोनों का अलग अलग दिख रहा है ना कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको याद बस इतना रखना है कि अगर जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है कि फ्यूचर में दिया गया है कि पास्ट में दिया गया है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर पता चल रहा है तो फिर हमें ये रिपोर्टिंग स्पीच वाले टेंस को नहीं बदलना होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेड तो हमें पता चल रहा है कि से की जो है सेकेंड फॉर्म लिखी है और सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यानी ये पास्ट में है। अगर यहाँ पे लिखा होता से या सेज या फिर विल से तो हमें पता चल जाता है ये तो फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस नहीं बदलते हैं, बस ये जो फॉर्म होती है बस इनको बदल देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क, ये जो है आस्क की सेकेंड फॉर्म लिखी है तो इसको भी पता चल गया हमें कि ये जो है पास्ट में है। तो अब इसमें जो है दोनों में इसका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है बदलेगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ रूल्स आप लोग याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपको टेंस पढ़ने हैं इसके, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं पता होंगे तो फिर ये वाले आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है मतलब डायरेक्ट का जो सेंटेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन, अगर उसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चला जाएगा, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो चला जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा टेंस पहुंच जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डिड या फिर सेकेंड फॉर्म लगी है, हमें पता चला है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वहां पे हैड लिखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में हम बदलेंगे उसको, ठीक है। कुछ और है जैसे विल लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय लिखेंगे वुड, अगर सैल लिखा है तो शुड हो जाएगा, कैन लिखा है तो कुड हो जाएगा, मे लिखा है तो माइट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो ये बदल जाते हैं। जैसे टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है आपका नाउ लिखा है तो इसका हो जाएगा देन, अगर टुडे लिखा है तो इसका हो जाएगा दैट डे, अगर इसके साथ जैसे टुमारो लिखा हुआ है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, येस्टरडे लिखा है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, दिस लिखा है तो दैट हो जाएगा, हियर लिखा है तो देयर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से टाइम वाले जो है वर्ड ये भी चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे पर्सन भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, ये सारे आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। अब पर्सन कैसे बदलते हैं, एक ये रूल याद रखो आप लोग, SON, ठीक है। ये रूल आप लोग याद रखना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये S डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को, O डिनोट करता है सेकेंड पर्सन को और N डिनोट करता है थर्ड पर्सन को। यानी S का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। अब ये क्यों है, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला रूल, ठीक है। अब ये हेल्प कहाँ पे करता है, जैसे हमने आपको बताया कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो जब पास्ट में होता है तो फिर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं, टेंस को भी बदलते हैं, साथ साथ में इसके प्रोनाउन को भी बदलते हैं और टाइम वाले वर्ड जो कि हमने अभी बताया तो ये भी बदलते हैं। अब इसको बदलते कैसे, पहले हम एक सेंटेंस इसका बनाते हैं फिर आपको और समझ में आ जाएगा। अगर हम ये पहला वाला सेंटेंस बनाए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ही आस्क्ड, ठीक है, मी।
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, अब क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे इफ लग जाएगा। अगर ये असर्टिव होता, मतलब क्योंकि ये देखो आर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए, फर्स्ट फॉर्म का इंट्रोगेटिव है। अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होता कि यू केम विद अस ऐसे करके लिखा है तो हमें पता चलता कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, और फिर यहाँ पे टोल्ड लिखते हैं हम लोग और यहाँ पे इफ की जगह पे दैट हो जाता। बाकी लेकिन अभी हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ। अब ये असर्टिव बनाएंगे कैसे, ये यू है, सब्जेक्ट आपका है, इसको पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम यू नहीं लिखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। अब यू बताइए कौन सा पर्सन है, तो यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है। यहाँ पे रूल हम लोगों ने लिखा था सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस टेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो आपका सब्जेक्ट है ही, और मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम ये जो यू चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आई लिखा है ऑब्जेक्ट, तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे तो सब्जेक्ट लिखना है तो आई का सब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी लिखा है, ठीक है, लेकिन हमको तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो इसके बाद लिखेंगे इफ आई, इफ आई। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कैसे, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ये आर जो है और आईएनजी लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, आई के साथ लगता है वॉज, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा लिखा होता, जैसे प्लूरल में जैसे वी लिखा होता, तो यहाँ पे वर हो जाता, ठीक है। और अब इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, कमिंग, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस जब बनाते हैं तो वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पे विद। अब इसके बाद जो है विद के बाद लिखा है अस। अब अस जो है ये कौन सा पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो ये जो अस है ये वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर लिखना है, लेकिन हम अस तो लिखेंगे नहीं, अब क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने असर्टिव बना दिया है तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे बनाया हमने, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। हो सकता है कि अगर आपको पहले से नरेशन के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, तो ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं है या आप बहुत पहले पढ़े हो, अब भूल गए हो सब, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन अब मुश्किल लगे या ना लगे, पढ़ना तो है ही है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़ तो सकते नहीं, उसको करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये वाला आप प्रैक्टिस करिए बनाने की कि कैसे बनाएंगे। बाकी जो है वीडियो को पॉज करके आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो हमने थोड़ी देर पहले भी समझाया उसको सोचो थोड़ा सा। अगर सोच लिया हो तो अब इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे अगर तो कैसे लिखेंगे, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे लिखेंगे दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब ये हैव लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो ही के साथ लग जाएगा हैड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, यहाँ पे हैड हो गया। नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे सीन लिखा है, तो अब क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट में ही जा रहा है तो सीन का सीन ही रहेगा, मतलब उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और इसके बाद लिख देंगे मैरी। मैरी, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले आपको जो एक रूल बताया था यहाँ पर कि फर्स्ट पर्सन है अगर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो हमने अभी चेंज किया, ये आई था फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, यहाँ पे ही लिख दिया। फिर हमने लिखा था यहाँ पे कि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर देखो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में यू लिखा था, तो उसको देखो हमने फर्स्ट पर्सन ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया था, यानी मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग ही बना दिया था। अब यहाँ पे देखो लिखा है थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पे मैरी जो है, मैरी क्या है, किसी लड़की का नाम है, ठीक है, तो मैरी थर्ड पर्सन है, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ही, सी, इट, नेम ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। तो मैरी का देखो हमने मैरी ही लिख दिया, इसको कुछ हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपका
ये नरेशन हो गया, मतलब इस तरीके से बनते हैं। अगर जितना हमने आपको अभी समझाया है, अगर बस इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो समझो कि आप वहां पे मतलब अब आपको दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़े से कुछ सेंटेंस के अलग अलग प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कैसे आते हैं, आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस दे देंगे 4 और उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा, लेकिन इसमें ये लिख देंगे कि सेंस नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन मैरी, ये क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को हम बोल दें कि असर्टिव बनाओ तो क्या करोगे, बस नॉट हटा दोगे, आपका असर्टिव बन जाएगा। या फिर अगर हम नेगेटिव बनाने को बोलें, जैसे लिखा है आई हैव सीन मैरी, इसको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या लिख दोगे, आई हैव नॉट सीन मैरी। लेकिन यहाँ पर जब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लास्ट में लिख देते हैं कि इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। जैसे अब ये सेंटेंस लिखा है दिस इज अ परफेक्ट मॉडल, तो इसको कैसे बदलें कि इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए लेकिन फॉर्मेट नेगेटिव हो जाए। इसको ऐसे बनाएंगे दिस इज नॉट एन इनपरफेक्ट मॉडल। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये इनपरफेक्ट मॉडल नहीं है, ठीक है, यानी फिर ये कैसा है, परफेक्ट मॉडल है। तो इसमें किया क्या इन्होंने, ये आपको जो एडजेक्टिव दिख रहा है इसका अपोजिट वर्ड लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दिया नॉट, ठीक है। तो अब आपको ऐसे ही करना है, जब भी कोई सेंटेंस दे मतलब आपको एग्जाम में आएगा बनाने के लिए, ज्यादातर जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। उसमें आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर जो भी वर्ब लिखी है वो लिख देना, उसके बाद नॉट लगा देना है वर्ब के तुरंत बाद, और फिर जो एडजेक्टिव होगा तो उसका जो है आपको अपोजिट वर्ड लिख देना है, ठीक है, और बाद में ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, मतलब सेंस नहीं बदलना चाहिए लेकिन फॉर्मेट बदल जाए, इसको यही करोगे ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन, ठीक है, ये बन गया आपका। बस इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था आ, ठीक है, और यहाँ पे एन लिख दिया, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट था पी और ये आई जो है यहाँ पे वोवेल है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है एडजेक्टिव को जब चेंज करोगे अपोजिट वर्ड में तो कोई ना कोई वोवेल आएगा, जिसमें कि आपको फिर आर्टिकल्स का भी ध्यान रखना है। जैसे हमने ये वाला सेंटेंस बोला था ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो वहां पे ऑनेस्ट था इस वजह से हमने एन लिख दिया था, अब यहाँ पे डिसऑनेस्ट है तो यहाँ पे ए लिख दिया है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस है दिस इज अलाउड, अब ये सेंटेंस आप जो है हमें नेगेटिव में चेंज करके कमेंट में बताएंगे, बस इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका ट्रांसलेशन से आता है, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना होता है। अब इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है जो 3-4 लाइन का होता है, एक पैराग्राफ, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। ये कंपलसरी में होता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एक 15 में होता है, 15 मार्क्स का आता है, इसमें 7-8 लाइनें होती हैं, कभी कभी थोड़ा उससे ज्यादा भी होती हैं। ये आप एक बार स्किप भी कर सकते हो, बाई चांस आपको ए से ज्यादा अच्छे से आ रहा है तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर लो और इस ट्रांसलेशन को छोड़ सकते हो, लेकिन कंपलसरी वाला आप नहीं छोड़ सकते, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी होती है ट्रांसलेशन में, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती है ट्रांसलेशन में, ठीक है, उनकी भी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब इसको कैसे चेंज करोगे, अब आप लोगों को समय भी, क्योंकि अब आप लोगों के पास कम है, तो आप क्या पढ़ोगे, मतलब कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट और संविधान की, आईपीसी की जो बेयर एक्ट आप लोगों के पास है, डिगलॉट एडिशन, उनकी प्रैक्टिस करो। पहले हिंदी वाला पढ़ो फिर इंग्लिश वाला पढ़ो, या फिर इंग्लिश वाला पढ़ो फिर हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ करके प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके आपसे, ठीक है। क्योंकि उससे होगा कि आपको पहले तो वर्ड्स पता चलेंगे, फिर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पता चलेगा कि मतलब कैसे बनता कैसे है, ठीक है। और इसके बाद जो है जब आपको पैराग्राफ आ जाए एग्जाम में करना हो, तो सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, उसका मतलब समझोगे, क्योंकि ट्रांसलेशन करते टाइम आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि 2-4 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जिसका इंग्लिश वर्ड पता ही नहीं है आपको, तो वहां पर आपको उस मतलब कोई दूसरा वर्ड यूज करना है जिसके मीनिंग वही निकले, ठीक है, मतलब आपके सेंटेंस का मीनिंग वही निकले लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाए, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब जैसे ये सेंटेंस आपको अगर करना हो तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा टॉर्ट एक ऐसा कार्य चूक है जो किसी अन्य को चोट या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ये आपने टॉर्ट की डेफिनेशन में पढ़ी होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करो, मतलब ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो,
पहले यहां तक का सॉल्व करो, इसको ट्रांसलेट करो, फिर उसके आगे का। यहां सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? टॉट की। टॉट, ये अपकृत का इंग्लिश वर्ड ही लिखा है टॉट। अब इसके बाद जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे इसकी। तो टॉट इज, अब इसके बाद लिखेंगे एन एक्ट और, ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है और, ओमिशन। टॉट इज एन एक्ट और ओमिशन। यहां पे लिखा है जो, इसकी इंग्लिश लिखेंगे दैट, ठीक है, जो किसी अन्य को चोट या नुकसान पहुंचाता है। तो अब लिखेंगे दैट, और नुकसान पहुंचाना इसका इंग्लिश क्या होता है? कॉज। दैट कॉज चोट, इंजरी और नुकसान, यहाँ पे डैमेजेस टू समवन या फिर टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये कैसे इसका पूरा क्या होगा ट्रांसलेशन? टॉट इज एन एक्ट और ओमिशन दैट कॉज इंजरी और डैमेज टू समवन या टू अनदर पर्सन, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब इस तरीके से आपके एग्जाम में पैराग्राफ्स आते हैं और आपको इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको हमने बता ही दिया है कि आपको करना क्या है अभी जितने भी दिन हैं। तो आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट डिगलॉट एडिशन उसकी प्रैक्टिस करो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि डायरेक्ट जो है आपके सेक्शंस, मतलब जैसे इसमें टॉट की डेफिनेशन उठा करके रख दी, कभी कभी सेक्शन को उठा करके रख, कभी कभी आर्टिकल 14 ऐसे उठा के रख देते हैं, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो अगर पढ़ोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ट्रांसलेशन करते टाइम पे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका लैटिन टर्म और मैक्सिम से रिलेटेड। इनको आप हल्के में न लेना, ठीक है। लैटिन टर्म्स अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो कम से कम 3 जो है लैटिन टर्म पूछे गए हैं कंपलसरी में, यानी 4-4 नंबर की हैं, टोटल 12 नंबर की लैटिन टर्म्स आपसे सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी वाले क्वेश्चन में पूछी गई हैं। और उसके बाद जो है 4 पूछी गई हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, लैटिन टर्म्स पूछे गए हैं। तो यानी इनको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इनका एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए। तो जैसे ये लैटिन टर्म लिखी है मोडस ऑपरेंडाई, ये इतना ज्यादा आई है आपके पिछले प्रीवियस ईयर के, आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे, हर ईयर में ये वाली लैटिन टर्म पूछी गई है। मतलब इनकी कुछ फिक्स लैटिन टर्म होती है जो आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये लैटिन टर्म आ सकती है, आप उनको पढ़ लो, ठीक है। उनका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन और एक एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड याद कर लो। अगली, इसका मतलब मोडस ऑपरेंडाई का मतलब क्या होता है? काम करने का कोई खास तरीका, पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। साइनिक वे नॉन का मतलब होता है कोई इसेंशियल कंडीशन, ठीक है। जैसे प्रो बोनो पब्लिको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं और इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रो बोनो पब्लिको इसका मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड। अब इसके बाद जैसे लैटिन मैक्सिम है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैसे इसको आपने आईपीसी में पढ़ा होगा। ये नेचुरल लॉ का सिद्धांत है। ये रेस स्पा लोकिटर, ये भी आपने टॉट में भी पढ़ा होगा, एविडेंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब लेकिन इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए आपसे। अब क्योंकि इंग्लिश में आती हैं, पहले हिंदी में भी आती थी तो आप हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन लिख देते थे, लेकिन अब इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है आपकी मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। मतलब केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन जो है दोषी ना हो। और इसमें आप जो है केसेस भी मेंशन कर सकते हो, जैसे इससे रिलेटेड आपको याद होगा, अगर मैंने बताया भी है पहले, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का एक केस है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो इस वाली मैगजीन में। जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या होता है? लेट द अदर साइड बी हियर्ड। इससे रिलेटेड आपको मेनका गांधी वाला केस याद है। रेस स्पा लोकिटर, इसका मतलब क्या होता है कि घटना स्वयं बोलती है, यानी थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको अगर एक केस याद हो, एक मैंने बताया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला केस है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप पढ़ ही लो, अच्छे से तैयार कर लो। इसके साथ जो है कुछ मैं टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट जो है लैटिन टर्म और मैगजीन बताऊंगी, आप उनको रट लेना, ठीक है, मतलब विद एग्जाम्पल और केसेस के साथ। अब यहाँ पे ऐसे की बात करते हैं। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपका ऐसे से भी आता है। अब ऐसे कंपलसरी तो नहीं होता है, चॉइस में होता है, लेकिन बाय चांस आपका जो है ट्रांसलेशन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो आया है वो टॉपिक आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो फिर अब ऐसे में अगर बाय चांस मजबूरी बन जाए कि आपको ऐसे करना ही है,
तो फिर आप कुछ टॉपिक तैयार कर लो ताकि बाई चांस आपको करने मतलब दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन स्किप ना करो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे जो है ऐसे का पूछा जाएगा। ऐसे कंपलसरी तो नहीं होता है, चॉइस होती है, लेकिन ऐसे तैयार कर लेना आप लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ जो आया है ट्रांसलेट करने के लिए वो आपको आ ही नहीं रहा है, या फिर जो लैटिन मैक्सिम है 4 दी गई हैं, मतलब 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 आ रही हैं 2 नहीं आ रही हैं, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। मतलब अगर बाई चांस आपको ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ गया तो फिर आप इतना पढ़ लो कि एक अच्छा ऐसे लिख पाओ। जैसे इसके लिए कुछ चीज आप फॉलो करना, ये जो कुछ टॉपिक हमने आपको बताया जैसे राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, जुडिशियल एक्टिविज्म, रूल ऑफ लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वुमेन एम्पावरमेंट, साइबर क्राइम और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सभी का जो है आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो, इनका फॉर्मेट पढ़ लो, इनमें कुछ जो है पॉइंट्स याद कर लो कि आपको कौन कौन सी हेडिंग मेंशन करनी है, कंक्लूजन क्या रखना है, कोई 1-2 डेफिनेशन या उनसे रिलेटेड केस याद कर लो। वैसे मैंने 3-4 ऐसे जो है आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में पोस्ट कर दिए हैं और कुछ मैं आपको आगे जो है पोस्ट कर दूंगी। आप उनका फॉर्मेट देख लो, उनकी हेडिंग देख लो, उनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कुछ जो है केसेस याद कर लो उनसे रिलेटेड, और बस आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे, ठीक है। मतलब पूरा रटने की कोशिश ना करना, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है ही है, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से पॉइंट उसमें ऐड करोगे। तो इस तरीके से आप ऐसे की कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे लेटर से जरूर पूछा जाएगा, लेटर या एप्लीकेशन से। अब ये पिछले 2 सालों से इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है लेटर, कि आपको चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखना है, वॉयलेशन ऑफ प्रिजनर्स राइट, यानी जो जेल में कैदी बंद है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस पर जो है आप चीफ जस्टिस को लेटर लिखें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आ जाता है तो आप एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करना। इसमें बहुत अच्छा बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं इनसे रिलेटेड, आप उनको मेंशन कर सकते हो। फॉर्मेट मैंने बताया है, जो मैंने 2024 का पेपर सॉल्व किया है तो उसमें इसका ये लेटर भी मैंने लिखा हुआ है और उसका फॉर्मेट भी आपको बता दिया है। आप एक बार वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया उसको एक बार देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। सॉल्व तो मैंने पूरा ही पेपर किया है, जो चॉइस वाले ऑप्शन आते हैं मैंने उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं, एक तरफ से पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख लेना कौन से टॉपिक आप ज्यादा अच्छे से तैयार कर पाते हो, किसमें आपको ज्यादा आसानी रहेगी पेपर में लिखने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक आता है आपसे लीगल डेफिनेशन या क्रिटिकल नोट लिखने के लिए। इसमें आपसे 4 नंबर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर वाले। जैसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज लीगल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज क्या है इसको आप डिफाइन करो, या फिर व्हाट इज अ कॉमन एरर, एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन करो, या वॉइस क्या है इसके बारे में आपसे ऐसे करके, या जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन द टेंस, मतलब टेंस को आपको डिफाइन करना होगा, उसके जितने भी पार्ट हैं उसको आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें इसकी डेफिनेशन, इसके जो है जितने भी टाइप्स होते हैं वो, एक्टिव, पैसिव और लैटिन फ्रेज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। तो इसमें आप सिर्फ एक ये तैयार कर लेना टेंस वाला, और एक ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये 2 तैयार कर लेना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में कोई ना कोई एक आपको जरूर मिल जाएगा, वो भी 15 नंबर के क्वेश्चन में। इनको मैंने सॉल्व भी किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, वो भी आप वहां से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे लिखना कैसे। वैसे मैंने प्रॉपर एक डिटेल में सॉल्व किया है, आप उसमें अपने हिसाब से देख लेना कितना याद कर पा रहे हो। जब कुछ ना समझ में आए तो आप टेंस की डेफिनेशन लिखना, उनका चार्ट बनाना है, एक उसके टाइप्स, मतलब 12 टाइप होते हैं, उसका आप चार्ट बनाना, उसके हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनाना, सबसे रिलेटेड एग्जांपल लिख देना बस। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें आप पूरे इसके टाइप्स याद कर लेना कि कितने टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उनको बस थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके 2-2 3-3 लाइन में, और उनके एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। बस क्योंकि ये आपके लिए आसान होगा, एक ऐसे लिखने से ज्यादा आसान आपके लिए ये होगा। और इसके बाद जो है एक ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज से 100% आपसे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक आपका शॉर्ट में होगा, एक आपका लॉन्ग में क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल, आपसे लीगल लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछ ली जाए, या सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाएगा, या फिर इसका इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाएगा। और एक ये क्वेश्चन आपका हमने देखा है प्रीवियस ईयर के तीनों, हमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब संविधान में क्या प्रावधान है ऑफिशियल लैंग्वेज के। और ये आपके आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक जो लीगल लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं।
ये वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये भी आप जो है उसी क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगी, उसमें आंसर देखो कि कौन सा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हैं, उसमें ये देख लो कि कौन सा आंसर आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, किसमें आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको आप और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में ये समरी है कि आपको मेन फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे रखना है। जैसे ग्रामर में आपको प्रपोजिशन, वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें सेंटेंस चेंज करने होते हैं या करेक्ट प्रपोजिशन फिल करने होते हैं, तो ग्रामर में आप इन पे फोकस करिएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन में लीगल पैराग्राफ पे आपको प्रैक्टिस करना है, जो हमने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इनकी डिग्लॉट एडिशन की बेयर एक्ट रीड करो, प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो है लैटिन टर्म्स और मैगजीम, कम से कम 30 से 40 आप लैटिन टर्म और मैगजीम याद कर लो। ठीक है, इसके बाद एक लेटर आपको तैयार करना है लीगल थीम पे, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी। इसके बाद जो है एसे, लीगल लैंग्वेज और फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, जुडिशियल एक्टिविज्म, इन पर एसे तैयार कर लो। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक ऐसे जरूर आपका आएगा। इसके बाद जो है जो शॉर्ट नोट लिखना होता है, क्रिटिकल नोट लिखने के लिए आता है, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव वॉइस, मतलब इतना जितना आपको हमने ये बताया है, ये आपको बिल्कुल रट के जाना है, पढ़ के जाना है। इसमें ज्यादातर के आंसर जो हैं आपको उस सॉल्व वाले पेपर में, मतलब पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ लो जा करके। ठीक है, जो भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या आ रही हो, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कुछ सोल्यूशन होगा तो उसको निकालेंगे। अब यहाँ पर चलो इसको हम पेपर भी दिखा देते हैं जो मैंने सॉल्व किया है, ये आप लोग इस तरीके से देख पा रहे हो। ठीक है, ये जैसे कि आपकी जो भी लैटिन टर्म है उनको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है, मतलब उनकी डेफिनेशन भी लिखी है। अब यहाँ पे इस टाइम पर तो नहीं पॉसिबल है कि मैं एक एक एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो आप बताना, फिर अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जैसे रेस सब जुडिस, इसको डिफाइन करने के लिए बोल दिया गया, जो आपका सीपीसी में सेक्शन 10 से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, मतलब ट्रांसलेट किया है। सेक्शन बी में जो भी आपके लैटिन टर्म्स आए थे उनका मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, ये 4 आपके लैटिन टर्म्स थे, चारों को मैंने इस तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। टेंस, ये आप लोग टेंस देख पा रहे हो, डेफिनेशन, टाइप्स, फिर इस तरीके से इसका फॉर्मेट बता दिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करा रही हूँ। चलिए, बाकी आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसे आप लोग पढ़ लेना ऐसे करके। ये भी है, जैसे हमने ए से भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि पूरा जो है बहुत इजी लैंग्वेज में मैं इसको लिखूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जब आप खुद से भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि इसको आसान बनाएं। ये जैसे लेटर भी है जो चीफ जस्टिस को लिखते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है। बस इसमें आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने आंसर लिखे हैं ये कंप्लीट आंसर लिखे हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन में लिखा, थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग ऐड कर दी है, वो इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब चीज अच्छे से समझ में आती है तब वो माइंड में रहती है। अगर आधा अधूरा आंसर लिखते तो आपको शायद चीजें समझ में ना आती। ठीक है, जैसे यही है, ये जो हमने क्रिटिकल नोट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन, अब इसमें हमने लिख तो सारे दिए हैं, लेकिन सारे आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं। अब ये जैसे हमने यहाँ पे एक एक्ट का भी मेंशन किया है, तो आप ये पूरा ना लिख करके बस इसमें ये हेडिंग डाल दो और एक लाइन उसमें ऐड कर दो। ठीक है, मतलब ये कहने का। ठीक है, तो एक बार आप इन आंसर्स को देखो, समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, फीडबैक जरूर देना करके कमेंट में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।